स्वागत है आप सभी का। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल। अक्सर लोग इसे बस एक कानूनी पैराग्राफ मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन सच कहूं तो ये हमारे इतने बड़े लोकतंत्र का एक जीता जागता ब्लूप्रिंट है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि पूरे देश की फितरत का एक आईना है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प विषय में डुबकी लगाते हैं। आज के इस विश्लेषण को हम 4 अहम हिस्सों में समझेंगे। पहला, एक परिचय पत्र के रूप में प्रस्तावना। दूसरा, सत्ता और शासन का मॉडल। तीसरा, संविधान के 4 मजबूत स्तंभ। और अंत में इसके इर्द गिर्द हुई वो ऐतिहासिक कानूनी लड़ाइयाँ। इसकी अहमियत को समझने के लिए संविधान सभा के सदस्य के.एम. मुंशी जी के नज़रिए को देखना बहुत दिलचस्प है। उन्होंने इसे हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा था। अब सोचिए, जैसे जन्म कुंडली देखकर किसी के भविष्य का अंदाजा लगाया जाता है ना, मुंशी जी का भी यही मानना था कि प्रस्तावना हमारे राष्ट्र के भविष्य के मूल्यों और उसकी दिशा का पूरा चार्ट तय करती है। इसी तरह देश के जाने माने वकील N.A. पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड कहा। बिल्कुल सटीक है ना? जैसे किसी भी इंसान का आईडी कार्ड उसकी बेसिक पहचान बता देता है, वैसे ही ये छोटा सा टेक्स्ट पूरे संविधान के कैरेक्टर, उसकी सोच और उसके अल्टीमेट गोल्स का सबसे परफेक्ट इंट्रोडक्शन देता है। और इस बात को सबसे गहराई से रखा ठाकुरदास भार्गव जी ने। उन्होंने इसे सीधे संविधान की आत्मा कह दिया। इससे साफ पता चलता है कि हमारे संविधान बनाने वालों के मन में इस शुरुआती टेक्स्ट के लिए कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट थी। ये सिर्फ एक ओपनिंग लाइन नहीं है, बल्कि वो धड़कन है जो पूरे के पूरे संविधान को जिंदा रखती है। तो अगर हम इस प्रिएम्बल को ध्यान से पढ़ें तो हमें मुख्य रूप से 4 बहुत ही क्रिटिकल जानकारियां मिलती हैं। पहला, पावर आ कहाँ से रही है। दूसरा, सरकार का नेचर कैसा होगा। तीसरा, इस संविधान का अल्टीमेट गोल क्या है। और चौथा, इसे कब अपनाया गया। इन्हीं 4 पिलर्स पर आज की हमारी ये पूरी चर्चा टिकी हुई है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सत्ता और शासन की। आखिर ये चाबियां हैं किसके पास? आपने प्रस्तावना की वो आइकॉनिक शुरुआत तो सुनी ही होगी, हम भारत के लोग। यही वो जगह है जहां से सारी संवैधानिक ताकत और पॉपुलर सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता निकलती है। सीधे शब्दों में कहें तो देश की असली पावर आम जनता के हाथों में है। हालांकि यहाँ एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट भी है। ग्रैनवेल, ऑस्टिन और विस्काउंट जैसे कुछ स्कॉलर्स ने न्यूट्रली ये पॉइंट आउट किया था कि उस समय संविधान सभा को चुनने के लिए सिर्फ 10% भारतीयों के पास ही वोटिंग राइट्स थे। लेकिन फिर भी यही पॉपुलर सॉवरेनिटी का आइडिया हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी नींव बना। अब आते हैं शासन के स्वरूप पर। पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरन। इसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि हमारा देश पूरी तरह से आज़ाद है। कोई भी बाहरी देश या विदेशी ताकत हमारे इंटरनल मामलों या फॉरेन पॉलिसीज़ में दखल नहीं दे सकती। हम अपने फैसले लेने के लिए खुद में सुप्रीम हैं। इसके बाद आता है समाजवाद या सोशलिज्म। अक्सर इस शब्द को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन रहता है। देखिए, कार्ल मार्क्स वाला जो साम्यवादी समाजवाद है, वो क्लास स्ट्रगल और वायलेंस के जरिए प्रॉपर्टी पर कब्जे की बात करता है। लेकिन भारत का मॉडल लोकतांत्रिक समाजवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने 1983 के DS नकारा केस में इसे बहुत अच्छे से समझाया था। इसका मतलब है हर नागरिक को जन्म से लेकर मृत्यु तक सिक्योरिटी देना, इनकम गैप को कम करना और वंचितों का कल्याण करना, वो भी बिल्कुल अहिंसक और डेमोक्रेटिक तरीके से। अगला अहम शब्द है पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर। आपको बता दूं कि ये शब्द ओरिजिनल ड्राफ्ट में नहीं था, इसे 1976 में जोड़ा गया। इसका मतलब ये है कि सरकार का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है, राज्य पूरी तरह से न्यूट्रल है। लेकिन साथ ही ये अपने हर नागरिक को अपनी पसंद के धर्म या आस्था को आज़ादी से प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार देता है।
शासन के स्वरूप में आगे बढ़ते हैं लोकतंत्र की तरफ। लेकिन सवाल है, कैसा लोकतंत्र? स्विट्जरलैंड के कुछ छोटे हिस्सों में डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है, जहां लोग सीधे कानून बनाते हैं। लेकिन भारत इतना विशाल देश है कि हमने इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को चुना। मतलब जनता अपने प्रतिनिधि चुनेगी, वो प्रतिनिधि संसद में कानून बनाएंगे और सरकार हमेशा विधायिका के प्रति जवाबदेह होगी। और इस हिस्से का आखिरी पॉइंट है गणराज्य यानी रिपब्लिक। इसे ऐसे समझिए, ब्रिटेन जैसे देशों में आज भी राजा या रानी होते हैं, मतलब पद खानदानी होता है। लेकिन एक रिपब्लिक में देश का जो सबसे बड़ा पद होता है ना, वो हमेशा चुना जाता है। जैसे भारत में हमारे राष्ट्रपति, वो एक फिक्स टाइम के लिए इलेक्ट होते हैं। कोई भी पोजीशन वंशानुगत यानी हेरिडिटरी नहीं होती। अब आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, 4 मजबूत स्तंभ जो असल में हमारे अधिकारों का ब्लूप्रिंट हैं। इसमें सबसे पहला पिलर है न्याय या जस्टिस। प्रस्तावना 3 तरह के न्याय की बात करती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब यहाँ एक बहुत ही फैसिनेटिंग बात नोटिस करने वाली है। समाज में ऊंच नीच और पैसों के गैप को खत्म करने का ये जो आइडिया है ना, ये सीधे तौर पर 1917 की रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है। वहाँ भी क्लास डिस्पैरिटी के खिलाफ एक ऐसा ही बड़ा संघर्ष हुआ था। दूसरा पिलर है स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, और ये 5 स्पष्ट रूपों में दी गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आज़ादी। मतलब आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं वो इंटरनल आज़ादी, वहाँ से लेकर अपनी बात को एक्सप्रेस करने और अपनी आस्था को प्रैक्टिस करने की बाहरी आज़ादी तक सब कुछ कवर्ड है। तीसरा स्तंभ है समता यानी इक्वालिटी, स्टेटस और अवसर की समानता। लेकिन यहाँ समानता का मतलब सिर्फ सबको एक लाठी से हाँकना नहीं है। इसका मतलब है एक जैसी परिस्थितियों में एक जैसा बर्ताव। इसीलिए हमारा सिस्टम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट करता है, ताकि जो समुदाय ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं उन्हें भी ऊपर उठाया जा सके और सबको खेलने का एक समान मौका मिले। चौथा और आखिरी पिलर है बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी, या आसान भाषा में भाईचारा। ये बेसिकली हम सब नागरिकों के बीच एकता का एक साइकोलॉजिकल बॉन्ड है। ये 2 चीज़ों की गारंटी देता है, एक तो हर इंसान की डिग्निटी बनी रहे और दूसरा देश की एकता बरकरार रहे। आपको बताए, इसमें अखंडता यानी इंटेग्रिटी शब्द को बाद में जानबूझकर जोड़ा गया था, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि देश कभी भी जियोग्राफिकली टूट ना सके। अब इन सारे कमाल के आइडियाज को समझने के बाद दिमाग में एक बड़ा सवाल हिट करता है, क्या सरकार इस प्रीएम्बल को चेंज कर सकती है? इसी एक सवाल ने दशकों तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसी ऐतिहासिक लीगल डिबेट्स करवाईं जो आज भी याद की जाती हैं। चलिए अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, वो कानूनी लड़ाइयाँ जिन्होंने इस संविधान की आत्मा को सही मायनों में डिफाइन किया। ये लीगल एवोल्यूशन बड़ा ही शानदार रहा है। 1957 के मदन गोपाल केस में कहा गया कि आप इसे कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करा सकते। फिर 1960 का फेमस बेरुबाड़ी केस आया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रीएम्बल तो संविधान का हिस्सा ही नहीं है। कोई सोच सकता है ऐसा? लेकिन फिर 1973 में आया ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस, जिसने पूरा गेम पलट दिया। कोर्ट ने माना कि प्रीएम्बल संविधान का हिस्सा है और इसे अमेंड यानी संशोधित किया जा सकता है, बशर्त ये है कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए। और इसी के आधार पर 1976 में 42वां संशोधन हुआ, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो आज की डेट में स्थिति एकदम साफ है। ये सच है कि आप प्रीएम्बल के बेसिस पर सीधे सरकार के खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकते, ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। लेकिन ये वो अल्टीमेट गाइडिंग लाइट है, वो लेंस है जिससे पूरे संविधान को पढ़ा और समझा जाता है। जब भी किसी कानून की भाषा उलझी भी होती है तो अदालतें सही रास्ता खोजने के लिए इसी प्रस्तावना की तरफ देखती हैं।
अब इस पूरे सफर के बाद सोचने वाली बात यह है कि अगर ये प्रस्तावना वाकई हमारे राष्ट्र का परिचय पत्र है, तो क्या होगा अगर हम नागरिक ही भूल जाएं कि इस पर क्या लिखा है? किसी भी मजबूत डेमोक्रेसी की सबसे पहली शर्त यही होती है कि लोग अपने इन बुनियादी मूल्यों को जानें और उन्हें बचाकर रखें। तो इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज के इस डीप डाइव में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।